गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए आज स्टार्ट करेंगे बेटा क्लास 12th केमिस्ट्री 4 चैप्टर दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में प्रीवियस क्लास में 1 शॉर्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तक, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक, ये सारी चीज़ें कवर किया था। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे, ठीक, एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स कहते किसे हैं, ठीक, ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 डिस्कस की थी। इवन वो लेक्चर में फुल्ली उसको एक्सप्लेन किया गया था, एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए गए थे। आज का जो लेक्चर है बेटा, आज में उसके आगे जो रिमेनिंग पार्ट्स है केमिकल काइनेटिक्स में, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी के बाद स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, आर्रीनियस इक्वेशन एंड कोलिजन थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें आज कवर करने हैं, ठीक। 1 बाय 1 इस पे एक अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, आर्रीनियस इक्वेशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्यूडो ऑर्डर फर्स्ट रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इसको समझा जाए, ये सारी चीज़ें 1 बाय 1, ठीक। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक ना बेटा। अब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, मेरी बात ध्यान समझना। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, गलत। रिएक्शन एक्चुअल में दिखेगी आपको सेकेंड ऑर्डर की, लेकिन एक्चुअल में वो होगी कौन सी, फर्स्ट ऑर्डर की। अब समझिएगा, बात समझिएगा, यहाँ पे स्यूडो का मतलब गलत है, मतलब रिएक्शन में ऑर्डर जो दिखेगी वो कुछ और होगी, लेकिन रिएक्शन की एक्चुअल में जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर होगी। आई बात समझ में। हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर में के की यूनिट भी फाइंड आउट कर लिया था, ठीक। फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन के नाम से जाना जाता है जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि इंटीग्रेशन वहाँ पे यूज़ होता है। हमने उसका डेरिवेशन भी किया था हम लोगों ने। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, इसमें कैसे कंफर्म करते हैं कि ये रिएक्शन एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर की है, लेकिन दिखने में हमको लगेगी ये कौन से ऑर्डर की, सेकेंड ऑर्डर की। चलिए देखते हैं ज़रा। जैसे मान लीजिए, मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक। एक एग्जाम्पल हमने लिया जो आपके एनसीईआरटी में बेटा वही एग्जाम्पल है, CH3COO-C2H5, ठीक ना बेटा। इसका नाम होता है एथिल एसीटेट, इसका नाम होता है एथिल एसीटेट, ठीक, एथिल एसीटेट। इसे कॉमन नेम से ईस्टर बोलते हैं। आपने पढ़ा था क्लास 10th में, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड कॉल्ड ईस्टर। इसको क्या किया हमने, रिएक्शन कराई वाटर के साथ, और जैसे ही रिएक्शन हुई ये वाटर टूटेगा बेटा H+ और OH माइनस में, ठीक ना, H+ और OH माइनस में। CH3COO, H कंबाइन हो जाएगा CH3COO के साथ, तो बन जाएगा CH3COOH प्लस ये OH हो जाएगा कंबाइन C2H5 के साथ, तो बन जाएगा C2H5OH, दैट इज इथेनॉल। और ये क्या बनेगा बेटा, ये आपका बन जाएगा एसिटिक एसिड। क्लियर है सबको यहाँ तक, रिएक्शन तो समझ में आ गई होगी आपको, ठीक। अब ये है आपका वाटर, मेरी बात ध्यान समझिएगा बेटा। अब अगर देखो ये रिएक्शन तो लिख दी गई, रिएक्शन प्रॉपर्ली बैलेंस है, ठीक। अब ऑर्डर हमें कैसे निकालना होता है, ऑर्डर में हम क्या लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के इन कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं उसका रेट लॉ लिखूं तो क्या लिखूंगा, इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 की पावर x एंड H2O इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O की पावर y, यही होगा। और x और y का सम करोगे तो क्या आ जाएगी इसकी, ऑर्डर। यही तो करते थे ना हम लोग ऑर्डर निकालते समय। अब देखो जरा यहाँ पे मेरी बात ध्यान समझना, जब इस रिएक्शन को आपने देखा प्रॉपरली बैलेंस है, तो आपको पता है इसके 1 मॉलिक्यूल्स हैं, तो वाटर का भी 1 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ भी 1 मॉलिक्यूल्स है, 1 मॉलिक्यूल्स यहाँ भी है। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट में बना वो भी 1 मॉलिक्यूल्स है, और रिएक्टेंट में भी 1 मॉलिक्यूल्स है। इसका मतलब अगर एक मॉलिक्यूल CH3COO C2H5 हम रिएक्टेंट में लेते हैं, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट हमें होती है, ठीक ना बेटा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो जरा ध्यान से समझना, मान लो आपने वाटर यहाँ पे लिया है 1 लीटर, मान लो आपने वाटर लिया है 1 लीटर,
और आपने CH3COO लिया है 0.01 ml, 0.01 ml। अब मेरी बात ध्यान समझना, जब इसका एक मॉलिक्यूल वाटर के एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा था, तो जब बताओ इतना अमाउंट होगा तो इतना अमाउंट वाटर के इतने ही अमाउंट से रिएक्शन करेगा, बोलो। जब बेटा इसका एक मॉलिक्यूल वाटर के एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर सकता है, प्रॉपर एक ही चल रहा है, वहाँ पर रेशियो 1:1 ही चल रहा है, तो इसका इतना अमाउंट, ईस्टर का इतना अमाउंट वाटर के इतने अमाउंट से ही रिएक्शन करेगा। आई बात समझ में। अब यहाँ पे क्या है, वाटर एक्सेस में है, इस एक्सेस अमाउंट में से अगर मैं इस अमाउंट को निकाल दूँ तो क्या बताओ वाटर के वॉल्यूम में कोई खास चेंज आएगा? कोई खास चेंज आएगा? नहीं आएगा, कोई भी खास चेंज आपको नहीं दिखेगा। 1 लीटर में से 0.01 ml कुछ भी चेंज आपको प्रॉपर वही नहीं दिखेगा। जैसे एक कहावत है कि समुद्र में से अगर एक बाल्टी पानी निकाल लो तो क्या उसका वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं, फर्क पड़ेगा। तो यहाँ भी वही होगा कि वाटर के अमाउंट में चेंज आएगा ही नहीं, और जब चेंज नहीं आएगा तो चेंज केवल कहाँ, किसकी वैल्यू आप लोगे? CH3COO C2H5 ईस्टर की। यानी कि जब हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर तो हम H2O को नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक ना, क्योंकि H2O के अमाउंट में कोई चेंज आया ही नहीं, H2O एज इट इज उतना ही है उसमें। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या है कि K इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्टर की पावर x। अब यहाँ पे इसका अगर मैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को ही मान लूँ कि इसकी ऑर्डर है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? 1। तो बताओ ऑर्डर कितनी दिख रही है आपको? 1। लेकिन एक्चुअल में ऑर्डर कितनी दिख रही थी बेटा? 2। ऑर्डर हमको कौन सी दिख रही थी? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन है कौन सी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका सॉल्वेंट है ना, उसका अमाउंट इतना कम लिया गया उसमें कि उसके अमाउंट में कोई चेंज नहीं आया इनिशियल अमाउंट में। आई बात समझ में। अब इसका एक एग्जांपल आप डेली लाइफ से ले सकते हो। डेली लाइफ से कैसे? जैसे आप मार्केट से जब मार्केटिंग करते हो, वीकली या मंथली मार्केटिंग करते हैं, तो मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, जैसे जो घर का सामान होता है, मान लो आप चीनी लेके आए, तो चीनी आप क्या करते हो, अगर मंथली आप स्टॉक रखना चाहते हो तो 5 या 10 kg एक साथ खरीद के रख लिया आपने, मान लो 5 kg कि मंथ क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि हमें चाय पीनी होती है, चाय फैमिली मेम्बर 2 या 3 या 4 5 जैसे भी। क्या हम दूध भी स्टॉक में खरीद सकते हैं? नहीं। अगर हमें रोज़ 2 कप चाय की रिक्वायरमेंट है तो हम दूध कितना लेंगे? आधा लीटर। आधा लीटर दूध में 2 कप चाय तो बहुत ज़्यादा है, वो सुबह शाम बनाएंगे तब भी नहीं ख़त्म होगा प्रॉपर। तो हम 2 कप चाय के लिए जितना दूध ले रहे हैं, क्या हम 5 kg में से चीनी उतना ही लेंगे ना? उसके जैसा अमाउंट लेंगे। 5 kg में से थोड़ी बहुत अमाउंट चीनी ही ली जाएगी, लेकिन अमाउंट है कितना? 5 kg। जबकि मिल्क कितना है? 2 कप के लिए जो रिक्वायरमेंट है उतना ही आपने लिया है। तो इसका अमाउंट तो फिक्स है, आपने रिएक्टेंट में एकदम सही लिया है, लेकिन एक्चुअल में जो आपके पास शुगर थी उसमें से आपने कितना अमाउंट लिया? जितनी रिक्वायरमेंट थी। तो वो रिक्वायरमेंट सोचो, 2 कप चाय के लिए 5 kg में से अगर चीनी निकाली जाए तो क्या उसके मास में कोई खास चेंज आएगा? नहीं। आई बात समझ में। तो यहाँ पे बेटा वही चीज़ है कि अगर हम रिएक्टेंट को सही देखें, जो हम पावर को सम करके ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे अमाउंट की बेस पे अगर हम देखें तो हमें ये ऑर्डर मिलेगी फर्स्ट, जबकि एक्चुअल में दिखने में कौन सी है? सेकेंड। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, अगर इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी पूछी गई तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी तो 2 ही आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन अ केमिकल रिएक्शन, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज एक ये है और एक ये है, तो मॉलिक्यूलरिटी 2 है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सी है? फर्स्ट। यही मेन डिफरेंस है। ये आपसे एग्जामिनर वाइवा के टाइम पे भी पूछा जा सकता है आपसे, अदरवाइज आपको डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस इसके दिए जा सकते हैं। कॉम्पिटेटिव लेवल पे यहाँ से क्वेश्चंस कम आते हैं, डायरेक्टली वो सीधा न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है आपसे। आर्हेनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बोर्ड एग्जाम के लिए ये टॉपिक सफिशिएंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको अच्छे से समझना चाहिए। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल और एनसीईआरटी में, बट पहले इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन समझते हैं, इसकी डेफिनीशन, और ये एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं बेटा। ठीक ना, आप कॉपी करिए, मैं इसको लिख रहा हूँ, इस चीज़ को नहीं कॉपी करना है, जो मैं लिखूंगा उसको कॉपी करना है फिर। ठीक ना बेटा? ओके बेटा, देखिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। चलिए मैंने इसको रफ कर दिया। अब बात करते हैं इसके डेफिनीशन की। पहले डेफिनीशन क्या है पहले वो समझते हैं, एक्सप्लेनेशन,
फिर एग्जाम्पल के साथ। एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल है बेटा, ठीक, एक शुगर वाला है और एक ईस्टर वाला, दोनों एग्जाम्पल समझेंगे। डेफिनेशन क्या है? रिएक्शन विच आर नॉट truly of the first order, जिसको अगर लेटर कहीं विजिबल ना हो बेटा, आप ओरली सुन भी सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर, बट अंडर सर्टेन कंडीशन become reaction of the first order, ठीक ना बेटा? क्या कह रहा है? रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। आपको एग्जैक्टली अगर दिखने में देखोगे तो वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं दिखेगा, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन अप्लाई करने पे वो रिएक्शन कैसी होगी? ये बीकम लिखा हुआ है बेटा, बीकम, ठीक ना? वो रिएक्शन कैसी दिखेगी आपको? फर्स्ट ऑर्डर। आई बात समझ में? इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल हमने लिया था CH3COO-C2H5 प्लस H2O, ठीक ना बेटा? इसको बोलते हैं ईस्टर, ये है आपका वाटर, ठीक। दोनों के बीच रिएक्शंस हुई, रिएक्शन जैसे ही हुई यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? CH3COOH और प्लस क्या होगा बेटा? C2H5OH। दिस इज एसिटिक एसिड यानी एथेनोइक एसिड और दिस इज इथेनॉल, ठीक ना बेटा? और जब इसका ऑर्डर लिखोगे तो आपको पता है इसका अमाउंट आपने कितना ले रखा है? 0.01 ml अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और इसका हमने ले लिया 1 लीटर। लेकिन इतने अमाउंट पे इसका जो पार्टिसिपेशन होगा वो 0.01 ml ही करेगा, क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल इसके एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा है। तो जब इसका ऑर्डर लिखोगे तो रेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? K इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO-C2H5। तो ऑर्डर बताइए कौन सी आएगी? इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी बेटा? फर्स्ट ऑर्डर, ठीक ना? इसकी ऑर्डर क्या होगी? फर्स्ट। लेकिन इसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ लिखते हैं तो पहले आप दोनों लिखिए, रेट इज इक्वल टू K इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्टर इंटू इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कंडीशन क्या होगी जरा वो समझिएगा, ठीक। क्या लिखेंगे? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर does not get altered much during the course of the reaction। जब रिएक्शन हो रही थी तो वाटर के अमाउंट में कोई चेंज नहीं आया। देखिए कह रहा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट गेट एल्टर्ड, कोई चेंज नहीं आया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन हो रही थी, ठीक ना? क्यों नहीं आया? क्योंकि वाटर का अमाउंट इतना ज़्यादा था, उसमें से इतना कम अमाउंट निकला कि उसके अमाउंट में कोई खास चेंज नहीं आया। सो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ बेटा, नीचे स्पेस कम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा, ठीक। यहाँ क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ क्या लिखा जाएगा? सो in the rate equation, जब हम इसका रेट इक्वेशन लिखेंगे, the term in concentration of H2O can be taken as constant, ठीक ना बेटा? तो फाइनली आपको क्या क्या मिलेगा? इसका रेट लॉ कैसे लिखेंगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। क्या मिलेगा इसका? देखिए क्या लिखेंगे इसको अब लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू
K in concentration of CH3 COO C2H5। आई बात समझ में, ठीक ना बेटा। तो ये हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे देखोगे, अगर इसकी मॉलिकुलैरिटी देखें, यहाँ पे अगर हम मॉलिकुलैरिटी चेक करें, कुलैरिटी, तो मॉलिकुलैरिटी कितनी होगी 2, यानी बाई मॉलिकुलर, ठीक ना बेटा। लेकिन अगर हम ऑर्डर चेक करें तो ऑर्डर कौन सी होगी बेटा, फर्स्ट। कौन सी होगी, फर्स्ट ऑर्डर। आई बात समझ में। केवल हम इसी को एक्सप्रेस करेंगे, वाटर को यहाँ पे नहीं कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? आगे चले, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा अच्छे से, ठीक। दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। सॉरी, दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें बेटा, तो आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल और दिया है कि अगर हम शुगर ले लें, शुगर मॉलिक्यूल, चीनी C12H22O11 सुक्रोज। इस सुक्रोज को जब वाटर में डिसॉल्व करोगे, वाटर का अमाउंट हम एक्सेस में रखेंगे, ठीक। इसका अमाउंट बहुत कम रखेंगे, तो आपको पता है 0.01 ml वाट इसको ले ले, और इसका अमाउंट जो भी आप लोगे एक्सेस में, इसका अमाउंट चीनी का जितना है उतने अमाउंट पानी से रिएक्शन करेगा और किस में टूट जाएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज में, क्योंकि सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना होता है बेटा। आई बात समझ में। तो यहाँ जब लिखोगे ऑर्डर ना, इसका रेट लॉ लिखोगे तो रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, K इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C12H22O11। वाटर को कंसीडर नहीं किया जाएगा, जबकि यहाँ भी मॉलिकुलैरिटी आपको कितनी दिख रही है, मॉलिकुलैरिटी यहाँ भी आपको कितनी दिखेगी, 2। कितनी दिखेगी बेटा, 2। क्लियर है सबको? यहाँ भी मॉलिकुलैरिटी आपको 2 ही दिखेगी, लेकिन ऑर्डर आपको कितनी दिखेगी, फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक। ये 2 एग्जाम्पल थे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई होप आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं भूलेगी, इतना ध्यान रखना। इससे रिलेटेड कहीं भी कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ लिखा रहेगा, मेंशन होगा ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब रिएक्शन दिखने में आपको सेकंड ऑर्डर दिखेगी, लेकिन एक्चुअल में वो होती है फर्स्ट ऑर्डर। उसकी मॉलिकुलैरिटी 2 हो सकती है। मॉलिकुलैरिटी क्या होता है इसके बाद डिस्कस करते हैं। ध्यान रखना, मॉलिकुलैरिटी मतलब होता है नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, कितने मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है ईस्टर का, सॉरी सुक्रोज का, और एक मॉलिक्यूल किसका है, वाटर का। तो रिएक्टेंट कितने हैं, 2, इसलिए मॉलिकुलैरिटी कितनी होगी, 2। ठीक ना बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मॉलिकुलैरिटी होगा, बट उससे पहले हम प्रेशर के टर्म में पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर को, वो भी हम करके देख लेते हैं। ठीक, यहाँ तक अच्छे से कॉपी करिए। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो बेटा, सारी चीज़ें 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, जो भी आपके डाउट्स होते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हो, वो आप व्हाट्सएप पे आप कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हो बेटा, वो मैसेज कर सकते हो। ठीक चलिए आगे देखते हैं, इसको कॉपी करिएगा अच्छे से। चलिए बेटा आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है, अगर उसमें सारे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वो गैस फेज में हो, तो बताइए कौन सा फॉर्मूला, कैसे हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, रेट कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। हेडिंग डालिएगा प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो प्रैक्टिकल एनालिसिस हमें करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, अगर आपकी रिएक्शन गैस फेज में है तब। ठीक ना बेटा, तो गैस फेज में रिएक्शन है तो कैसे लिखेंगे, कैसे इसको करेंगे बेटा। अब जरा सुनिएगा, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना होगा, इन गैसियस फेज reaction, in gaseous phase reaction we prefer to measure the pressure of the gas
और वॉल्यूम। ठीक ना बेटा। अगर आपकी रिएक्शन जो है गैसियस फेज में है तब आप किस चीज़ को प्रीफर करोगे, मेजर किसको करोगे, प्रेशर को गैस का या फिर उसके वॉल्यूम को। अब मान लो मैं एक गैस फेज रिएक्शन यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक, इसको नोट डाउन करिएगा बेटा, थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा इसलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ ताकि एक बार में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसी के नीचे से स्टार्ट करना है आपको। देखो हमने एक रिएक्शन लिया, हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिया, ए गैस फॉर्म में है, बन गया बी गैस फॉर्म में प्लस सी गैस फॉर्म में। ठीक ना बेटा। ध्यान रखिएगा अगर रिएक्शन क्वेश्चन में गैस फेज में दी गई है तब आप इस कॉन्सेप्ट को ही यूज करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में इससे न्यूमेरिकल्स भी हैं इससे रिलेटेड। इंटेक्स क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स हैं, प्लस एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल्स हैं, प्लस एक्सरसाइज में भी हैं। कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर करेंगे। पहले इसका समझते हैं, इसके फॉर्मूला कैसे हम यूज़ करेंगे, निकालेंगे कैसे रेट कांस्टेंट। तो देखो ज़रा, अगर आपको रिएक्शन गैस फेज में मिलती है कुछ इस तरह, तब आप क्या करोगे, यहाँ पे हम क्या कंसीडर, यहाँ पे हम लोग क्या लेते थे, टाइम जीरो पे इसको मानते थे ए नॉट। आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर प्रीवियस लेक्चर देखा है तो यहाँ पे हम लोग ए नॉट लेते थे। यहाँ हम लेंगे इनिशियल प्रेशर पी आई और इसको लेंगे बेटा जीरो और जीरो। टाइम टी समय पे यहाँ से क्या हुआ, एक्स अमाउंट रिलीज हो गया, कुछ एक्स अमाउंट यहाँ से निकल गया। ठीक, तो यहाँ पे कितना बनेगा एक्स और कितना बनेगा एक्स। तो जब यहाँ पे पी टोटल निकालोगे ना बेटा, टोटल प्रेशर, तो कितना आएगा पी आई इनिशियल प्रेशर माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। आई बात समझ में, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ पी टोटल कितना आ जाएगा बेटा, पी आई प्लस एक्स आ जाएगा, भाई ये वाला ऐड हो जाएगा। ठीक, ये आ गया पी टोटल का, तो बताओ x इज इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा पी टी माइनस पी इनिशियल। बोलिए हो जाएगा ना बेटा, x इज इक्वल टू एक्स, इधर ये इधर जाएगा तो p टोटल माइनस p इनिशियल हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे देन अगर मैं यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ a लिखूँ, इस a का पार्शियल प्रेशर लिखूँ, तो आपको पता है कितना है, p इनिशियल माइनस x जो टाइम t पे है। ठीक ना बेटा, और आपको पता है x की वैल्यू यहाँ पता है आपको, देन क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ a इज इक्वल टू p इनिशियल माइनस क्या लिखोगे, पी टोटल माइनस पी इनिशियल। और फाइनली जब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना आ जाएगा बेटा, 2p इनिशियल माइनस पी टी। बोलिए आ जाएगा ना, ये आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की वैल्यू। मेरी बात ध्यान समझना, इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा, एक बार फिर से देखो, रक्षा ध्यान से देखना बेटा। आपने ए लिया था रिएक्टेंट, इसका इनिशियल प्रेशर पी आई इनिशियल प्रेशर था, ये टाइम जीरो पे ये अमाउंट जीरो जीरो था, टाइम टी पे इसमें से एक्स मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ तो यहाँ एक्स एक्स बनेगा। ठीक, जब आपने टोटल प्रेशर निकाला तो ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट, आपने माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट कर दिया तो पी टोटल इज इक्वल टू पी इनिशियल प्लस एक्स। क्लियर है सबको, एक्स को इधर किया तो क्या हो जाएगा, पी टोटल माइनस पी इनिशियल। अब हम निकालते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टाइम टी पे, तो कितना है, पी इनिशियल माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू पता है, ये वैल्यू हमने यहाँ रख दिया, जैसे ही रखा ब्रैकेट ओपन किया तो फाइनली मिला पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन इज इक्वल टू 2p इनिशियल 2 इंटू पी इनिशियल माइनस पी टोटल। क्लियर है सबको। अब देखो फॉर्मूला क्या था, इसी के नीचे लिखिएगा आप लोग, k इज इक्वल टू था बेटा 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। यही तो था फर्स्ट ऑर्डर में, ए नॉट इनिशियल था और ये क्या था फाइनल। तो आपको पता है इनिशियल कितना है, पी आई, इनिशियल कितना है पी आई। अच्छा ए टी कितना है, ए टी आपको पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टाइम टी पे कितना है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कितना है 2 पी माइनस पी टी। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 पी माइनस पी टी, यानी पी इनिशियल माइनस पी टोटल। दिस इज द फॉर्मूला जब आपको रिएक्शन गैस फेज में होगी और आपको प्रेशर के टर्म से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तब आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए, मैं इस पर न्यूमेरिकल करता हूँ। एनसीईआरटी
एक्सरसाइज का। रक्षा बेटा, भूमि साहू, दिया, जो भी सारे लोग हैं, मुझे सबके नाम नहीं याद है बेटा, सभी लोग अच्छे से इस वीडियो को वॉच करिएगा और एनसीईआरटी में जो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। उसके जस्ट नीचे एक न्यूमेरिकल और है, आई होप आप उसको वेरी हॉनेस्टली सॉल्व करेंगे और पूरा विश्वास से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक, तो चलिए पहले इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लो या इसको पॉज करके आप नोट कर लो बेटा। ओके बेटा, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अब इस पर एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है बेटा, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। ठीक, इससे रिलेटेड मैं जो न्यूमेरिकल कर रहा हूँ बेटा आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज से है और आप लोग के लिए होमवर्क है, आप एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन पहले करिए। ठीक, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन, फिर आप इंटेक्स्ट क्वेश्चन करिए और फिर जिस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है या करने जा रहा हूँ उसके नीचे भी एक क्वेश्चन है, जस्ट उसी क्वेश्चन के नीचे। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं याद है, इसमें क्वेश्चन कुछ और लिखा, नंबर वहाँ एनसीईआरटी में कुछ और है लिखा है। फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजोआइसोप्रोपेन, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजोआइसोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन एट 543 केल्विन फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन। कह रहा है एजोआइसोप्रोपेन है, एजोआइसोप्रोपेन, ठीक, इसका डिकम्पोजिशन हुआ है और क्या बना है बेटा, हेक्सेन प्लस एक गैस निकल रही है नाइट्रोजन गैस, ये गैस फॉर्म में है और ये गैस फॉर्म में है। ठीक ना बेटा, टेम्परेचर दे रखा है 543, टेम्परेचर दे रखा है 543 केल्विन पे। फिर कह रहा है एक फॉलोइंग डाटा आपको दिया गया है। फॉलोइंग डाटा क्या दिया गया है, मैं कॉर्नर साइड पे बना रहा हूँ, यहाँ सुनिएगा, देखिएगा। दिया गया है टाइम सेकंड में, फिर आपको दी गई है वैल्यू प्रेशर mmHg, mm ऑफ Hg। जब टाइम 0 सेकंड था तो प्रेशर कितना था, इनिशियल प्रेशर दिया है 35। जब टाइम 360 हुआ तो प्रेशर हो गया 54 और जब टाइम 720 हुआ तो प्रेशर हो गया 63। ठीक ना बेटा, ये डाटा दिया है, क्वेश्चन सर्च आउट करिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज। आपसे क्या रहा है, टू फाइंड आउट रेट कांस्टेंट, के की वैल्यू बताइए। ठीक बेटा, चलिए सॉल्व करके देखते हैं के की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो 1 बाय 1 देखना ध्यान से, मैं समझा रहा हूँ, इसको समझ लीजिए फिर खुद से ट्राई करिएगा। मैं सॉल्व करना आपके लिए ही छोड़ूंगा। ठीक, कैलकुलेशन आप ही करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, टाइम 0 सेकंड पे तो निकलना नहीं है कुछ। ठीक, अगर मैं गिवन अमाउंट लिखूं तो गिवन नहीं, डायरेक्टली फाइंड करते हैं पहले K1 इज इक्वल टू 2.303। टाइम नीचे होता है बेटा फॉर्मूले में, फॉर्मूला था आपको पता है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग, क्या था, लॉग P इनिशियल अपॉन 2P इनिशियल माइनस P टोटल, यही था फॉर्मूला। चलो टाइम कितना रख लेते हैं, 360। लॉग P इनिशियल कितना है बेटा, 35 अपॉन 2P इनिशियल, 2 इंटू 35 माइनस P टोटल 360 पे कितना है, 54। ठीक ना बेटा, तो K1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2.303 अपॉन 360 लॉग 2 इंटू 35 70 और 70 माइनस 54 कितना होगा, 16। 35 बाई 16 इसको डिवाइड करोगे तो K1 इज इक्वल टू 2.303 3 अपॉन 360 लॉग, इसको डिवाइड करोगे नियर अबाउट 2.2 आएगा बेटा, 16 दूना 32, नियर अबाउट 2.2। लॉग 2.2 की जो वैल्यू होती है K1 इज इक्वल टू 2.303, लॉग 2.2 की वैल्यू नियर अबाउट 0.3 समथिंग कुछ होती है, तो 0.3 कंसीडर करके अपॉन 360, इसको आप मल्टीप्लाई करिए, इससे डिवाइड करिए, K1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ये सॉल्व खुद से करिएगा आप, क्लियर ना। अब बात करते हैं K2 की, ध्यान सुनना। K2 जब निकालेंगे तो K2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2.303, ठीक ना बेटा, 2.303 लॉग
टाइम कितना रखोगे 720, टाइम कितना रखोगे 720, लॉग इनिशियल प्रेशर कितना है, इनिशियल प्रेशर अभी भी यही रहेगा 35, अब 720 पे फाइनल प्रेशर कितना है 63, तो आपको पता है 2 इंटू 35, फॉर्मूला ये रहा, माइनस पी टोटल कितना है बेटा 63, माइनस कितना है 63, मैं इसको बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ 35 अपॉन 2 इंटू 35 माइनस 63, तो आपको पता है K2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 अपॉन 720 लॉग 35 टू ज़ा 70 माइनस 63 इज इक्वल टू 7 5 ज़ा 35, K2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 720 लॉग 5, लॉग 5 की वैल्यू बेटा नियर अबाउट होती है 0.7, तो हो जाएगा 2.303 इंटू 0.7, करेक्ट के लिए आप लॉग 5 की वैल्यू देख लीजिएगा अपॉन 720, अब इसको आप मल्टीप्लाई करके अपॉन डिवाइड करिएगा तो K2 की वैल्यू आ जाएगी। जब आपको K2 की वैल्यू मिल जाए, K1 की वैल्यू मिल जाए, तब आप क्या करेंगे बेटा एवरेज निकालेंगे और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, तो फाइनल के एवरेज आपका जो आएगा इज इक्वल टू K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2। इस चीज़ को सॉल्व करिएगा, K1 की वैल्यू यहाँ से रखिएगा, K2 की वैल्यू यहाँ से रखिएगा, अपॉन 2 करिएगा और K का आंसर आ जाएगा। इस आंसर को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपका आंसर सही आया या फिर नहीं आया। मुझे पूरा विश्वास है आपका सही आंसर आएगा और आप सॉल्व कर ले जाएंगे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आया सबको? ठीक है ना बेटा। अब इसी क्वेश्चन के नीचे एक क्वेश्चन और है सल्फर डाइऑक्साइड से रिलेटेड कुछ, वहाँ भी टेबल गिवन है, कोशिश पूरी करिएगा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए, वेरी हॉनेस्टली सॉल्व करिएगा, ज़रूरत पड़े तो आप कैलकुलेटर यूज़ करिएगा। और अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो वेरी हॉनेस्टली बेटा आप व्हाट्सएप पे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको आपका आंसर जल्दी से जल्दी ही दूंगा। ठीक ना बेटा? तो पहले इसको नोट डाउन करो और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे फट से आंसर बताओ, आंसर कितना आएगा और एनसीईआरटी से मैच करिए आंसर सही है या फिर गलत है। चलिए बेटा नोट डाउन कर लिया सबने। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका नेक्स्ट टॉपिक। अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल से बेटा वो खुद से ट्राई करिए नहीं आता तो उसके लिए हमें बेटा हर एक पॉइंट पे खड़े हैं आपके साथ, बस आप कदम बढ़ाए रहिए, पीछे मत हटाइएगा कदम। ठीक ना बेटा? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमको क्या मिलेगा? नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी बेटा मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी होता क्या है? ठीक, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं स्पेशली। ठीक ना, बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी किसे कहते हैं, या पर्टिकुलर कोई रिएक्शन देगा आपसे पूछेगा इसकी मॉलिक्यूलैरिटी, इसकी ऑर्डर फाइंड आउट करिए। ठीक ना बेटा? तो मॉलिक्यूलैरिटी किसे कहते हैं? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन अ केमिकल रिएक्शन। वो भी कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए? एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक स्टेप में होने वाली जो रिएक्शंस हैं उन रिएक्शन को कंसीडर किए करना है, और वो रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कितने हैं। ठीक, अब यहाँ पे जब मॉलिक्यूलरिटी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एक चीज़ और आपका क्लियर हो जाएगा, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक ना? तो चलिए देखते हैं मॉलिक्यूलरिटी किसे कहते हैं, कितनी होती है मॉलिक्यूलरिटी, और क्या डिफरेंस होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर में और प्लस मॉलिक्यूलरिटी के बीच क्या डिफरेंस होता है। ठीक ना बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलरिटी किसे कहते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके डेफिनेशंस की। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, अब वो एटम होगा या फिर आयंस होंगे। ठीक ना बेटा? और मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, और मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री
reaction which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction, is called molecularity, ठीक ना बेटा, इसे हम बोलते हैं मॉलिकुलरिटी। जरा देखिएगा, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में रिएक्टेंट, नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन, वो आपस में कोलाइड करेंगे और कोलाइड करने के बाद उस रिएक्शन को प्रोसीड कराएंगे, वही उसकी क्या होती है बेटा, मॉलिकुलरिटी। जरा एग्जांपल की बात करें हम, तो एग्जांपल में यूनिमोलिकुलर जिसकी मॉलिकुलरिटी 1 होगी, तो एग्जांपल कौन सा होगा, NH4NO2 गिव्स आउट, क्या बनेगा बेटा, N2 + 2H2O। देखो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2H2O। अब यहाँ पे देखो रिएक्टिंग स्पीसीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1, तो इसकी मॉलिकुलरिटी कितनी होगी, 1। बाईमोलिकुलर मतलब जिसकी मॉलिकुलरिटी 2 हो, तो बाईमोलिकुलर में हम एग्जांपल ले सकते हैं 2HI का डिकम्पोजिशन कराएंगे तो बनेगा H2 + I2। बताओ मॉलिकुलरिटी कितनी होगी, 2 होगी कि नहीं होगी बेटा, ठीक। हम बात करें ट्राई मॉलिकुलर, मॉलिकुलरिटी 3, ठीक ना बेटा, तो 3 मॉलिकुलरिटी होती है 2NO + O2 गिव्स आउट 2NO2। अब यहाँ जरा देखो मॉलिकुलरिटी आपको 2 और +1 कितनी हो जाएगी, 3। तो ध्यान रखिएगा, ट्राई मॉलिकुलर, बाई मॉलिकुलर और यूनिमॉलिकुलर, आपसे कोई भी रिएक्शंस पूछी जा सकती है, एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं। क्लियर है सबको। अब जरा यहाँ नोटेड पॉइंट देखना इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है, आपने कहा कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज उस केमिकल रिएक्शन में उसकी मॉलिकुलरिटी होगी, यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 2 + 1 3 था। अब ध्यान रखिएगा, क्या कभी किसी रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी 0 हो सकती है, क्या किसी केमिकल रिएक्शन में 0 मॉलिक्यूल्स हम ले सकते हैं रिएक्टेंट को, नहीं। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी कभी 0 नहीं होगी, ठीक ना बेटा। अच्छा, दूसरी चीज़, क्या इसका हाफ अमाउंट हम ले सकते हैं, हाफ अमाउंट मतलब जैसे 2 का हाफ 1 कर सकते हैं, ठीक है, 1 का हाफ कर सकते हैं। क्या कभी हम यहाँ पे 1/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI लेंगे, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक। तो कभी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उनकी मॉलिकुलरिटी कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी, कभी 0 नहीं होगी, और रेयरली आपको 3 मिलेगा, रेयरली मॉलिकुलरिटी 3 आपको मिलेगी, मैक्सिमम ज़्यादातर केसेस में 1 और 2 मिलेगी, रेयरली आपको 3 मिलेगी, 3 से ज़्यादा आपको मॉलिकुलरिटी नहीं मिलेगी। और अगर 3 से ज़्यादा कहीं आपको मिलती है तो वो रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं होगी, मतलब सिंगल स्टेप नहीं होगी, कौन सी होगी, मल्टी स्टेप रिएक्शन होगी। आई बात समझ में, ठीक। तो पहले इसको अच्छे से नोट डाउन करो, फिर इसके और कुछ पॉइंट्स देखते हैं बेटा, ये टॉपिक आपका प्रॉपरली कवर हो जाएगा। तो पहले इसको नोट डाउन आप कर लीजिए। हो गया सबका, ओके बेटा, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको। चलिए आगे देखते हैं, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा था डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी, मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है बेटा, मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। चले चले तुम्हें, मॉलिकुलरिटी नेवर कैन बी 0 बट ऑर्डर कैन बी 0, ऑर्डर 0 हो सकती है, मॉलिकुलरिटी नेवर
नेवर इन फ्रैक्शन, बट ऑर्डर आपकी फ्रैक्शन में हो सकती है, इन फ्रैक्शन। मॉलिक्यूलरिटी आपकी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, एंड रेयरली 3, ठीक, बट 3 से ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन ऑर्डर आपकी ऑर्डर 0, 1, 2, 3, ठीक ना बेटा। इसके आगे भी फ्रैक्शन में और भी हो सकती है। आई बात समझ में? तो ये कम से कम कुछ डिफरेंसेस हैं, इसको प्रॉपरली याद रखिएगा कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक ना बेटा। आगे चले, चलिए इतना ध्यान रखना, जो रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन की बात मैंने की थी, एलिमेंट्री कहीं कॉपी के ऊपर लिख लीजिएगा। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन 1 स्टेप कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। जो रिएक्शन सिंगल स्टेप होती है उसे हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं आगे। एक हेडिंग आपको मिलेगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक ना बेटा। इसे शॉर्ट फॉर्म में RDS भी बोलते हैं, RDS, ठीक। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है जरा वो समझिएगा। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, आगे चल के आप हैलो एल्केन हैलो एरीन जब पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, तो वहां पे ये वर्ड फिर से आएगा। वहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपको प्रॉपरली अच्छे से और समझ में आ जाएगा, यहाँ भी समझ में आ जाएगा, बट वहाँ पे कई टाइम्स आप उस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक। देखो ज़रा RDS क्या है, बार बार आप वहाँ यूज़ करेंगे। जैसे मान लो मैंने कोई रिएक्शन लिया, मान लो सपोज करो मैंने कोई रिएक्शन लिया C2H5Cl, ठीक, और आपने क्या किया, यहाँ पे एक ले लिया वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा बेटा, तो टूटने पे क्या बनाएगा, H+ और OH-, ठीक। जब हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन हेलो एरीन तो वहाँ पे आपको SN1 SN2 रिएक्शन मिलेगी, ठीक, बाई मॉलिकुलर यूनिमॉलिकुलर, वो सब आगे देखेंगे चल के। यहाँ पे RDS समझना, समझ लेते हैं, ठीक। यहाँ पे मतलब क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, कौन सी स्टेप की रेट आप आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। इस चैप्टर में कहानी क्या थी, किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को फाइंड आउट करना, उसकी स्पीड को बताना। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन से स्टेप आप फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से, ठीक। देखो जैसे इस रिएक्शन को आपने कराया, यहाँ पे आपने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ये HCl के साथ निकल जाएगा, तो बताओ ये क्या बनेगा, HCl, ठीक, प्लस अब आपका क्या होगा, C2H5 पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, प्लस चार्ज, क्योंकि आपको पता है C2H5 और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, क्लोरीन। इस पे कौन सा है, पार्शियली पॉजिटिव। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, पार्शियली निगेटिव, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव। ये पॉजिटिव ये निगेटिव आपस में अट्रैक्ट होकर बाहर निकल जाएंगे, लिविंग ग्रुप है, आसानी से निकल जाएगा, और ये बचेगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो जब ये पहली रिएक्शन हो गई, ये स्टेप फर्स्ट है, ठीक। अब देर आप ध्यान समझना, C2H5 पे प्लस है और यहाँ पे OH- बचा हुआ है, ठीक। अब जैसे ही रिएक्शन होगी, अब देखो यहाँ कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट निगेटिव है, जबकि यहाँ पार्शियली निगेटिव था पार्शियली पॉजिटिव था। अब कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट निगेटिव, जैसे प्लस माइनस आपस में रिएक्शन करेंगे, ये बन जाएगा C2H5OH। अब बताइए रिएक्शन किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, जहाँ पर पार्शियली चार्ज था वो वाली, जहाँ पे कंप्लीट चार्ज है वो रिएक्शन बहुत तेज़ी से होगी। आपको पता है ये दोनों बहुत तेज़ी से रिएक्शन करेंगे, जबकि यहाँ पार्शियली चार्ज था। तो जो स्टेप फर्स्ट है वो स्लो रिएक्शन होगी, और जो स्टेप सेकंड है ये बड़ी फास्ट होगी बेटा, बहुत तेज़ होगी। तो बताओ इस रिएक्शन की रेट आसानी से बता सकते हो, या फिर इस रिएक्शन की, जो रिएक्शन स्लो होगी उसकी रेट हम आसानी से बता सकते हैं। तो जब भी हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बताएंगे तो वो किसको बताते हैं, मैक्सिमम टाइम किसको बताएंगे हम,
स्लो रिएक्शन को। एनसीईआरटी में लिखा भी है, जो रिएक्शन आपकी स्लोअर स्टेप वाली होगी, यानी स्टेप फर्स्ट यहाँ पे दिख रही स्लो स्टेप की है, वो आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। उसी रिएक्शन की रेट आप बता पाएंगे। इस रिएक्शन में रेट बताना थोड़ा सा टिपिकल होगा। आई बात समझ में? ठीक, तो हेडिंग लिखिएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मैं उसकी डेफिनेशन बोल रहा हूँ, अदरवाइज एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन है, वहाँ से अभी आप नोट डाउन कर सकते हो। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हेडिंग डालिएगा बेटा, और लिखिए उसमें द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन is controlled by the slowest step in a reaction called rate determining step. क्लियर है सबका यहाँ तक? आगे चलें बेटा, चलिए अब आते हैं चैप्टर के एंड पे। चैप्टर के एंड पे क्या है? ठीक, अब हमारे पास जो हेडिंग है बेटा, एक हेडिंग है आर्हेनियस इक्वेशन, एक है कोलिजन थ्योरी, और एक है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। इन तीनों टॉपिक को समझते हैं और आपका चैप्टर फुल्ली कवर हो जाएगा। अगर आपको कहीं लगता है इसमें कुछ पॉइंट्स बचे हैं, हाँ मैंने ग्राफ आपको प्रॉपरली नहीं ड्रॉ किया था फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर में, आपकी बुक में मेंशन है कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट और टाइम वर्सेस, जैसे भी है जो भी उस ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए। वो ग्राफ डायरेक्टली पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव लेवल में भी और बोर्ड एग्ज़ाम में भी। ठीक, उसको मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा, बट अभी के लिए हम चलते मेन टॉपिक की तरफ, जो है आपका एक्टिवेशन एनर्जी, आर्हेनियस इक्वेशन और कोलिजन थ्योरी। ठीक ना बेटा, चलिए देखते हैं। देखो, बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की। एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक, इस एक्टिवेशन एनर्जी को पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद मैं आपको डेफिनेशन ओरली बताऊंगा, आप उसको नोट डाउन करिएगा, क्योंकि यहाँ लिखना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। कोलिजन थ्योरी हमें एक्सप्लेन करनी है, उसमें रिटन वर्क ज़्यादा है, तो उसको आप आसानी से ओरली मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप उसको प्रॉपर लिख लीजिए बेटा। ठीक, ताकि जल्दी से जल्दी आपका कॉन्सेप्ट सारा कवर हो जाए। ठीक, क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी, जरा समझिएगा। एक हमने रिएक्शन लिया, हाइपोथेटिकल रिएक्शन, A + B गिव्स आउट, प्रोडक्ट बनता है AB। एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट हमने लिया A + B, प्रोडक्ट बना है AB। ठीक, अब आपको पता है जो A + B रिएक्टेंट है, ये पहले से ही रूम टेम्परेचर पे होंगे। बोलिए, जब आपने लिया था तो ये पहले किस कंडीशन में, रूम टेम्परेचर पे थे ही, तो रूम टेम्परेचर के इनके पास खुद की कुछ ना कुछ एनर्जी ज़रूर होगी, जीरो तो होगी नहीं। ठीक, क्योंकि रूम टेम्परेचर नॉर्मली 25 से अबव होता है, 25 मिनिमम वैल्यू मानी जाती है उसकी। ठीक, 25 डिग्री सेल्सियस, तो इनके पास खुद की कुछ एनर्जी होगी। बाकी आपने क्या किया, इसे हीट किया, और हीट करने पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, AB। क्लियर है सबको? अब देखो, मैं ये ग्राफ एक प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक, आपको पता है ये पॉइंट 0 पे होगा, A और B मान लो यहाँ पे इनके पास खुद की जो एनर्जी थी वो ये थी। इस पॉइंट से यहाँ तक इनके पास, यहाँ तक उस रूम टेम्परेचर पे एनर्जी इनके पास ऑलरेडी पहले से थी। अब आपने क्या किया, इन्हें हीट करना शुरू किया। आपको क्या बनाना था, AB। आपने हीट देना शुरू किया, हीट देते देते एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर ये कन्वर्ट हो गए बेटा AB में। इस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, आई बात समझ में? इसे बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, आपने A + B को इस पॉइंट से हीट देना शुरू किया, हीट देते देते हुआ क्या होगा, पहले जो A के मॉलिक्यूल्स थे जो आपस में जुड़े हुए थे, A के मॉलिक्यूल्स और B के मॉलिक्यूल्स, ठीक ना बेटा, ये आपस में जुड़े थे। अभी हम कोलिजन थ्योरी में पढ़ेंगे, पहले इनके बीच के बॉन्ड टूटे होंगे जब आपने हीट देना शुरू किया था, और फिर इन दोनों के बीच बॉन्ड बने होंगे, तब तो AB बनेगा ना बेटा, तब तो AB बनेगा। यही हुआ होगा। अभी इसको कोलिजन थ्योरी में समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक, अब इधर जरा इधर देखो, फोकस करो। आपने यहाँ से हीट देना शुरू किया, करते 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 एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर ये AB बन गया।
अच्छा, बनने के बाद आपने थोड़ी देर के रखा इसे ठंडा होने के लिए, मान लो ये यहाँ आके रुका इस पॉइंट पे, ठीक। एक दूसरा ग्राफ ही प्लॉट करते हैं, ध्यान समझना बेटा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी आपको। रक्षा बिटिया ध्यान से समझना, ये 0 पॉइंट है, यहाँ पर A प्लस बी के पास खुद की एनर्जी थी, आपने हीट देना शुरू किया, देते 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 एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर ये एक्टिवेट हो गया, दिस इज AB, इसी को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक। अब इसको जब आपने कूल किया नॉर्मली, तो कूल करते करते ये पहुँच गया यहाँ पे, आया समझ में। अच्छा, जैसे हम चाय बनाते हैं ना, तो चाय स्टार्टिंग बनाना शुरू करते, बनते 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 चाय बन गई, तो ऐसा तो है नहीं तुरंत निकाल के पी जाएंगे, थोड़ी देर रखते हैं, वो गर्म बना रहता है, यहाँ से टेम्परेचर कम होते होते फाइनली यहाँ पे वो स्टेबल पूरी तरह से एकदम परफेक्ट स्टेज में है। अब आप यहाँ पीना शुरू करते हो सकता है वो कुछ और रिएक्टेंट हो वहाँ पे उसका, यहाँ तक ठंडा होने लगा। चलिए, अब आपने क्या किया, जो यहाँ से एनर्जी आपने दिया ना, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुँचाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है ना बेटा, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ध्यान से समझना, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए या फिर एक्टिवेटेड पॉइंट तक पहुंचाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। आई बात समझ में यहाँ से, ठीक। अब अगर मैं 0 पॉइंट से देखूं, इस पॉइंट से, तो ये जो यहाँ से यहाँ दिख रही ना, ये एनर्जी, इस एनर्जी को हम बोलते हैं बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। डेफिनेशन अभी हम सारी पढ़ेंगे, डोंट वरी, इसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो बताओ, अगर मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, हमें पता हो इस पर्टिकुलर रिएक्शन की थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है, तो मैं इस थ्रेशोल्ड एनर्जी में से इस पर्टिकुलर एनर्जी को माइनस करूं, तो बताओ एक्टिवेशन एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी भाई। इस टोटल एनर्जी में से ये अमाउंट अगर मुझे पता है मैं माइनस कर दूं, तो एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। आई बात समझ में। चलिए, पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को हीट देते समय जो आपने हीट दी थी, इतनी एनर्जी आपने दिया कि वो एक्टिवेटेड पॉइंट तक पहुंच गया। यहाँ तक पहुँचाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, उसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। आई बात समझ में। चलिए, इस केस में देखो, यहाँ तक, तो इसे भी बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी ये है बेटा, इसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर है सबको। अब जरा देखो, ये तो हो गई एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये किसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, फॉरवर्ड रिएक्शन की। जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर मैं रिएक्शन इधर से करूं, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बताओ, यही इतनी तो होगी। अरे भाई, यहाँ तक इसके पास खुद की एनर्जी है, देख रहे हो, इस पॉइंट से जो खुद की एनर्जी वो यहाँ तक है, यहाँ से आपने हीट देना शुरू किया और एक्टिवेटेड पॉइंट तक पहुँच गया, यही इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप जब बैकवर्ड डायरेक्शन में चलोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी कम है, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। इस रिएक्शन में देखोगे तो आप देखो, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की ज़्यादा है, फॉरवर्ड की कम है। आई बात समझ में। तो ऐसे भी करके आपसे पूछा जा सकता है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड, बट अभी के लिए इधर फोकस करिए। इस लाइन को मैं अगर आगे बढ़ाऊं और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूं, तो पहले हमको पता है रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी थी। बताओ, जब प्रोडक्ट बना तो एनर्जी इतनी हो गई, ज़्यादा हुई कि कम? पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई, इंक्रीज कर गई। तो बताओ, गेन किया कि लॉस? पहले कम, ज़्यादा, गेन की लॉस? गेन। और जब गेन होती है तो कौन सी रिएक्शन होती है? इंडोथर्मिक। तो ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव लेवल पे ग्राफ से आपसे पूछेगा, बताइए इंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। तो पहले एनर्जी कम थी, अब एनर्जी ज़्यादा हो गई, तो इसी को हम रिएक्शन को पहचान के बताते हैं ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। आप रिवर्स करके फिगर अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा बेटा। अब जरा इस पे फोकस करो। इसके पास पहले इतनी एनर्जी थी, जब प्रोडक्ट प्रॉपर स्टेबल हुआ तो इसके पास जो एनर्जी बची वो ये है। पहले ज़्यादा थी, अब कम, गेन की लॉस? लॉस। और लॉस मतलब कौन सी? एक्सोथर्मिक।
एक्सोथर्मिक। आई बात समझ में? तो आपको ये भी पहचानना होगा कि इंडोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और आपको एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन भी आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपको थी रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड पॉइंट तक पहुंचाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। आई बात समझ में? क्लियर है सबको? चलो अब जरा फोकस करो, इसी फिगर को ही और समझ लेते हैं, टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद डेफिनेशन पे आते हैं। अगर मान लो इसी रिएक्शन पे हम कैटलिस्ट यूज़ कर लें, अभी हमने हीट यहाँ तक दिया, अब मैंने इस रिएक्शन पे कैटलिस्ट यूज़ किया, तो कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी रेट केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, डिपेंड करता है कैटलिस्ट है कौन सा। हमने क्या किया, यहाँ पे कैटलिस्ट लिया पॉजिटिव, इसने क्या किया, रिएक्शन को और जल्दी करा दिया, इसी पॉइंट पे एक्टिवेट कर दिया और वो यहाँ आके रुक गया। बताओ एक्टिवेशन एनर्जी घटी कि बढ़ी? पहले इतनी थी अब इतनी है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम। इसका मतलब अगर हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर एक इनडायरेक्टली आपसे पूछा जाए कि बताइए अगर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो क्या चीज़ इंक्रीज और डिक्रीज करती है, तो कैटलिस्ट यूज़ करने पे किसी भी रिएक्शन की जो रेट है, अगर वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो उस रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है। तो चेंज क्या आता है, चेंज ये आता है कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी पहले के कंपैरिजन में घट जाती है। आई बात समझ में? रेट बढ़ जाती है और एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती है, ये चीज़ ध्यान रखना बेटा, ठीक। तो बुक में आपके एनसीईआरटी में फिगर ड्रॉ है, अदरवाइज आप रिवर्स करके प्रॉपरली फिगर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक। मैं आपको डेफिनेशन ओरली बोल रहा हूँ, सारी चीज़ एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ, आरएनएस इक्वेशन भी पढ़ेंगे। इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये आपने समझ लिया होगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? आगे चलें। ओके बेटा, तो ये आपका रहा एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक ये सारी चीज़ें हम ग्राफ से ही क्लियर कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस की। एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं, एक्चुअल में इसकी परफेक्ट डेफिनेशन क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी किसे कहते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें वन बाय वन डेफिनेशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग लिखिए एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्सप्लेनेशन के बाद आप फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा बेटा, ठीक। हेडिंग लिखिए एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे एक्चुअल में सबसे पहली जो हेडिंग होती है टेम्परेचर डिपेंडेंस होती है, ठीक। आर्हेनियस ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट ये था, एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है बेटा, वहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक। अदरवाइज ऐसे ही समझ लो कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन है उसका टेम्परेचर जो T1 था, अगर उससे हम T2 में 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज कर दें, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनिशियल से बढ़ा दें, तो जो उसका K था, रेट कांस्टेंट K था, वो जस्ट डबल हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने पर जो K है वो जस्ट डबल हो जाएगा। और कुछ केसेस में देखा गया है, ट्रिपल केसेस भी देखे गए, ट्रिपल भी हो जाता है। आई बात समझ में? तो आर्हेनियस ने जो स्टेटमेंट दिया था टेम्परेचर डिपेंडेंस, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट बढ़ जाती है। लेकिन ये बाद में क्लियर हुआ कि 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो जो K है वो जस्ट पहले के कंपैरिजन में जस्ट डबल हो जाएगा, यानी 2K हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए इसको अभी आगे देखेंगे। सबसे पहले नोट डाउन करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन। हेडिंग डालिए एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है डेफिनेशन, राइट डाउन करिएगा। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी a reaction take place because the reactant molecule collide with each other. हो गया बेटा, ठीक। अब नीचे इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, इन्वर्टेड कॉमा में नीचे नई लाइन से द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed
absorbed by the reactant molecules so that energy become equal किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, किसके इक्वल हो जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के। फिर से सुनिएगा, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स सो दैट एनर्जी बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, इसे हम लिखते हैं कैपिटल E और छोटा सा a, ठीक ना बेटा। ये थी डेफिनेशन एक्टिवेशन एनर्जी की। आप इस दोनों फिगर को ड्रॉ करिएगा अच्छे से, ठीक। एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है, अगर आपको बेटर यहाँ समझ में आ गया तो आप अच्छे से नोट डाउन करिए, अदरवाइज एनसीईआरटी में एक बार फिगर फिर से देखिए और इस वीडियो को प्ले करके देखिए, आपको सारा स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा, ठीक ना बेटा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैंने आपको बताया था 0 पॉइंट से मैक्सिमम जहाँ पे रिएक्टेंट चेंज हो जाएगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यानी प्रोडक्ट में, उसी को हम बोलते हैं उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। आई बात समझ में, लिखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी हेडिंग है द मिनिमम एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स must have in order that the collision between them, I repeat again, the minimum energy which colliding molecules must have in order that the collision between them, इनके बीच टकराव होगा, collision between them may be effective is called threshold energy, क्लियर है बेटा यहाँ तक। ये थी बात थ्रेशोल्ड एनर्जी की, एक्टिवेशन एनर्जी की, ठीक। अब हम देखते हैं, हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा कोलिजन थ्योरी, ठीक। कोलिजन थ्योरी क्या है, उसका स्टेटमेंट है, अभी 1 बाय 1 करके लिखेंगे। पहले उसको समझ लेते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन जो उसका नोट्स है मैं ओरली आपको बोलूँगा बेटा, वो आप राइट डाउन कर लीजिएगा, क्लियर ना। तो चलिए पहले देखते हैं कोलिजन थ्योरी क्या है। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए अब देखते हैं कोलिजन थ्योरी। देखो ठीक, कोलिजन थ्योरी में क्या है बेटा, कोलिजन थ्योरी में 2 कॉन्सेप्ट आपको स्पेशली पढ़ना होगा, ठीक। 2 कॉन्सेप्ट स्पेशली, एक होता है एनर्जी बैरियर, ठीक, और एक होता है प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये 2 चीज़ें हमें अच्छे से समझनी होगी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सारी चीज़ें हमें 1 बाय 1 समझ में आ जाएगी, ठीक। तो एनर्जी बैरियर, प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये 2 चीज़ें हमें अच्छे से समझनी है। ज़रा देखो, अगर आपने क्या किया, रिएक्शन लिया A + B गिव्स आउट AB, ठीक बेटा। आपकी बुक में रिएक्शन जो दी गई है वो HI और H2 + I2 वाली रिएक्शन है, आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हो, ठीक। हमने ये रिएक्शन लिया, हमको पता है पहले A आपस में कनेक्ट रहे होंगे, B आपस में कनेक्ट रहा होगा, ठीक ना बेटा, ये आपस में कनेक्ट हो रहे होंगे। अब जब आपने A + B को हीट देना शुरू किया तो हीट देने से क्या हुआ, ये इनके बीच बना बॉन्ड टूट जाएगा, A के बीच बना बॉन्ड टूटेगा, B के बीच बना बॉन्ड टूटेगा। अब ये क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, और टकराने से जब पास आएंगे तो A का बॉन्ड किसके साथ बनेगा, B के साथ, और A का बॉन्ड किससे बनेगा, B के साथ। तो यहाँ जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, पहले बॉन्ड ब्रेक हुआ, कोलाइडिंग हुई और बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, देखिए AB बन गया और AB बन गया। अब यहाँ पे एनर्जी बैरियर क्या है और प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या है, जरा वो समझिएगा। देखो आपने क्या किया था, इस रिएक्शन को लिया था, आपने कहा A + B के पास
पहले से ही कुछ अमाउंट में एनर्जी थी, चलो ठीक है, थी। अब आपको पता है ये इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। इस पॉइंट पे आपको पता है ये A+B यहीं पे जाके चेंज होगा AB में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की आपको हीट तो देनी ही पड़ेगी बेटा, ठीक। इसी को आप कह रहे थे एक्टिवेशन एनर्जी। आई बात समझ में? इसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे थे। अब मेरी बात ध्यान समझना, ये जो पॉइंट है, बताओ ये रिएक्टेंट इस पॉइंट पे प्रोडक्ट में चेंज हो चुका, प्रोडक्ट बन चुका होगा। तो बताओ अगर ये रिएक्टेंट इस एनर्जी पॉइंट को क्रॉस ना करे, यहीं पे पहुंचा हो, तो क्या बताओ ये प्रोडक्ट में चेंज हुआ होगा? होने वाला होगा, हुआ नहीं होगा। ये जो पॉइंट है बेटा, ये एनर्जी बैरियर है। अगर प्रोडक्ट को बनने के बाद स्टेबल होना है तो इस रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी चाहिए ताकि वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके, या तो उसके इक्वल आ जाए। अगर इक्वल आ गया फिर भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब प्रोडक्ट बन चुका होगा, लेकिन प्रॉपर स्टेबल हो जाए तो एनर्जी बैरियर को क्रॉस ही करना है, और ये एनर्जी बैरियर यही पॉइंट है। वो आई बात समझ में? ये एनर्जी बैरियर यही पॉइंट है बेटा, इसको क्रॉस करना मस्ट है, ठीक ना, इसको क्रॉस करना मस्ट है। आई बात समझ में? चलिए, ये तो थी बात एनर्जी बैरियर की। अभी एक्सप्लेनेशन में देखेंगे आपको प्रॉपर और क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन की। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन कैसा होगा जरा वो समझिएगा बेटा। जस्ट वन मिनट बेटा। प्रॉपर ओरिएंटेशन किसे कहते हैं वो चीज़ समझिएगा, ठीक। देखो प्रॉपर ओरिएंटेशन किसे कहा जाता है, ये देखिए। अगर मान लीजिए जो आपने A+B लिया था, ये A+B कुछ इस तरह, A मॉलिक्यूल्स प्लस B मॉलिक्यूल्स, इन दोनों के बीच बॉन्ड बना है। ये आपस में कोलाइड करने के लिए तैयार हो गए, A, ठीक, B, A और B। देख लो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन आपको समझ में आ जाएगा। अगली स्टेप में क्या होगा, ये A के बीच बने बॉन्ड यहाँ टूट जाएंगे, B के बीच टूट जाएंगे और यहाँ बन जाएगा। तो A और B आपस में कंबाइन हो जाएंगे बेटा, और ये आपस में ये कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से A और A के बीच कनेक्शन टूट चुका है, B और B के बीच कनेक्शन टूट चुका है। अब आप बताइएगा ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है या फिर ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है? ध्यान समझना, A के मॉलिक्यूल्स ऐसे थे, B के मॉलिक्यूल्स ऐसे थे, ये गिव्स आउट कुछ ऐसा हुआ, A B B। अब बताओ प्रोडक्ट बनना किस में आसान होगा, इस वाले में या इस वाले में? देखो यहाँ पे A का बॉन्ड अगर A से टूटा भी तो ऐसा तो नहीं यहाँ जाके बॉन्ड बनाएगा, B का बॉन्ड B से टूटा तो इनके बीच तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहाँ नहीं हो पाएगा। तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। और ये कौन सा है बेटा? प्रॉपर ओरिएंटेशन है। आई बात समझ में? ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है, ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, जिसके ब्याह पे ये कोलाइड तो कर जाएंगे लेकिन प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और इनका जो कोलिजन है वो भी सही नहीं है, ठीक ना। तो कोलिजन थ्योरी ये बताती है कि अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होना है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो उसे दो पॉइंट पे फोकस करना होता है। एक, उसे एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना है, या तो वो उसके इक्वल हो जाए या उसे क्रॉस करे, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है, उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए ताकि उनके बीच बॉन्ड बन सके, कोलाइड होने पर उनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सके। आई बात समझ में यहाँ तक, ठीक ना बेटा। और यहाँ पे एक हेडिंग और मिलेगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। तो चलिए स्टेटमेंट नोट डाउन करिएगा, कुछ ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट नहीं है बेटा। हेडिंग डालिएगा कोलिजन थ्योरी, लिखिएगा उसमें अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी the reactant collide with one another, reactant आपस में कोलाइड करेंगे, reactant collide with one another to bring about the chemical change, full stop। during collision old bonds are break and new bonds are formed,
ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ओल्ड बॉन्ड्स टूट जाएंगे। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबका? आगे चले। ठीक, अब यहाँ पे देखो कोलिजन थ्योरी में आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एक होता है इफेक्टिव कोलिजन और एक होता है इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन वाला कॉन्सेप्ट यही है जिसमें प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इफेक्टिव कोलिजन में प्रोडक्ट बनता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा जो हम कोलिजन पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं, इफेक्टिव कोलिजन पढ़ते हैं। आई बात समझ में, जिसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करता है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में चेंज होता है, जबकि इम्प्रॉपर वाले में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक, तो नीचे लिखिएगा नोट करके बेटा, नोट डाल के लिखिएगा द कोलिजन विच ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन, द कोलिजन विच ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन आर नोन एज इफेक्टिव कोलिजन, आर नोन एज इफेक्टिव कोलिजन, आर नोन एज इफेक्टिव कोलिजन। क्लियर है? चलिए नीचे नई लाइन लिखिएगा फ्रॉम न्यू लाइन से, द इफेक्टिव कोलिजन आर दोज, द इफेक्टिव कोलिजन आर दोज which fulfill the following two condition, which fulfill the following two condition। फर्स्ट हेडिंग लिखिएगा एनर्जी बैरियर और एनर्जी कंडीशन, एनर्जी बैरियर और एनर्जी कंडीशन। हो गया बेटा? हो गया सबका? चलिए लिखिएगा द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोसीड by the colliding molecules to bring about the chemical change, to bring about the chemical change called threshold energy, called threshold energy, इसी को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं और एनर्जी बैरियर यही पॉइंट है, called threshold energy। hence the molecules which have energy, hence the molecules which have energy equal to or greater than, equal to or greater than threshold value, या तो उसके इक्वल हो जाए या तो उससे ज़्यादा हो जाए। equal to or greater than threshold value can only bring about the chemical reaction, can only the bring about, can only bring about the chemical reaction। सॉरी, क्लियर है यहाँ तक सबको? नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा प्रॉपर ओरिएंटेशन। आपने टू कंडीशन लिखी थी, नेक्स्ट हेडिंग प्रॉपर ओरिएंटेशन। और प्रॉपर ओरिएंटेशन में बेटा यही ड्रॉ करिएगा, पहले ये वाला ड्रॉ करिएगा, नीचे लिखिएगा प्रॉपर ओरिएंटेशन, फिर ये वाला ड्रॉ करिएगा और नीचे लिखिएगा इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो आपको केवल शो करना है, एक्सप्लेनेशन की कोई नीड नहीं है। आई बात समझ में? एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये वाला प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा। इसमें नो रिएक्शन, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ध्यान रखना। इसके आगे गिब्स आउट करके लिखिएगा नो रिएक्शन, ठीक ना बेटा? एक लास्ट नोट डालिएगा, हेडिंग लिखिएगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एग्जामिनर वाइबा के टाइम पे पूछ लिया जाता है आपसे, अदरवाइज बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। लिखिएगा द नंबर ऑफ कोलिजन दैट टेक प्लेस पर सेकेंड, द नंबर ऑफ कोलिजन दैट टेक प्लेस per second per unit volume, the number of collision that take place per second per unit volume in a reaction mixture, in a reaction mixture is called collision frequency, is called collision frequency। इसको लिखते हैं Z से, ब्रैकेट में Z आप लिख लीजिएगा, ठीक ना बेटा? गैसियस फेज की कोलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक? यहाँ तक सबको क्लियर है? आ गया समझ में सबको?
आगे चलें, ठीक। आर्हेनियस का स्टेटमेंट जरूर याद रखिएगा। आर्हेनियस ने ये कहा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है, लेकिन अगर टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज कर दिया जाए या 10 केल्विन का चेंज कर दिया जाए इनिशियल टेम्परेचर से, तो उसका जो रेट कांस्टेंट के है वो जस्ट डबल हो जाता है। कुछ केसेस में ट्रिपल भी देखा गया है, ठीक ना बेटा। ये स्टेटमेंट है, इसको अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिएगा। आर्हेनियस का ही स्टेटमेंट है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होगा, ऐसे यहाँ पर रिटन में केवल लिख दिया जा सकता है, कोई इसका प्रूफ यहाँ पे नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं आर्हेनियस इक्वेशन की, जिस पे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। हम चैप्टर के एंड पे हैं, ठीक। आपका चैप्टर फुल्ली कवर हो रहा है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व हो रहे हैं। आर्हेनियस इक्वेशन पे जो न्यूमेरिकल्स है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में लास्ट के नियर अबाउट 10 क्वेश्चंस और लगभग 5 to 10 क्वेश्चंस प्रॉपर सॉल्व करिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक। फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ें 1 by 1 पढ़ेंगे बेटा। क्लियर है सबको? चलिए बात करते हैं आर्हेनियस इक्वेशन की। यहाँ तक अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने आपको कैटलिस्ट वाला भी बताया था, आपकी बुक में कैटलिस्ट वाला केस दिया है बेटा कि एक्टिवेशन एनर्जी और कैटलिस्ट दोनों एक साथ शो करिए, तो कैटलिस्ट के यूज़ में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, वो शो किया गया है, उसको भी ड्रॉ कर लीजिएगा फिगर, ठीक। चलिए आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक। क्या है आर्हेनियस इक्वेशन, जरा वो समझते हैं बेटा। आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक, ध्यान से समझना बेटा। हम चैप्टर के एंड पे पहुंच चुके हैं। आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक ना। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, पहले सबसे हमको ये फॉर्मूला मिला था, K इज इक्वल टू मिलता है ए डॉट ई माइनस ई ए बाई आर टी। इसको बॉक्स में करिएगा बेटा, ठीक। K क्या है, रेट कांस्टेंट। ए ई क्या है, यहाँ पे इसे बोलते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट या फिर बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर एस्टेरिक फैक्टर। एस्टेरिक फैक्टर ना लिखिए आप, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर लिखिएगा या फिर आर्हेनियस कांस्टेंट लिखिएगा। आर्हेनियस कांस्टेंट, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। टी क्या है, टेम्परेचर। क्लियर है सबको? यहाँ नीचे लिख लीजिएगा वेयर के इज रेट कांस्टेंट, ए ई ए डॉट ए इंटू ई आर्हेनियस कांस्टेंट है या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, एक्टिवेशन एनर्जी है, इसकी पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वैल्यू होती है 8.314, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, ठीक। एक तो ये डायरेक्ट है, इस पे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे, ठीक ना। अब हमने क्या किया, इस फॉर्मूले से आर्हेनियस इक्वेशन को डेराइव करना शुरू किया। ओके बेटा, अब इसमें क्या करना है, हमें आर्हेनियस इक्वेशन को डेराइव करना है, ठीक। एक तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला, इस पे भी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा जब आपको केवल रेट कांस्टेंट के निकालना होगा। लेकिन जब आपको इसको आगे डेराइव करते हैं, दोनों साइड लॉग लेते हैं, नेचुरल लॉगरिथम ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी। ध्यान समझिएगा, ये हो जाएगा log a और log e, और log आपको पता है x की पावर y क्या होता है, y log x, यही तो लिखते हो ना बेटा। तो ये चला जाएगा इधर और e यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये प्रॉपर क्या हो जाएगा, y log। तो हम क्या लिख पाएंगे, ई ए आर टी, ठीक ना बेटा, ये आ जाएगा। अब एट टेम्परेचर T1, जब टेम्परेचर T1 होगा तो ये क्या होगा, ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस ई ए बाई आर T1। और जब टेम्परेचर T2 होगा, एट टेम्परेचर T2 तो क्या होगा, ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस ई ए बाई आर T2। आई बात समझ में? ये इक्वेशन फर्स्ट है
और ये इक्वेशन सेकेंड है। अब क्या करो, K2 माइनस K1, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू, तो ये वाली वैल्यू इससे माइनस होगी, आपको पता है इसको इससे माइनस करोगे तो प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। डायरेक्टली क्या मिलेगा, माइनस EA बाई RT2 माइनस EA बाई RT1। आई बात समझ में, ठीक ना बेटा। ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट, आरएनएस कांस्टेंट, तो आप माइनस करोगे तो हट जाएगा, कैंसिल आउट। अब आपको पता है log A माइनस बी क्या होता है, log A अपॉन बी, तो ln K2 अपॉन K1 log A माइनस बी क्या होता है, log A अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस EA बाई R, कॉमन आ जाएगा, बोलो इसको ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, चलो वो भी लिख लेते हैं, EA बाई क्या हो जाएगा RT1 और ये क्या था RT2। अब क्या लोगे कॉमन, ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू माइनस EA बाई R, कॉमन क्या लोगे बेटा, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। क्लियर है सबको, EA बाई कॉमन ले लेंगे, EA बाई R कॉमन ले लेंगे, तो आपका हो जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब इस नेचुरल लॉगरिथम को जब log बेस 10 में चेंज करोगे, log बेस 10 में चेंज करेंगे तो फाइनली फॉर्मूला क्या निकल के आएगा बेटा, वो समझिएगा। फाइनली फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, ध्यान रखना, यहाँ T2 और T1 है, आपने यहाँ पे देखिए चेंज कर दिया है, माइनस साइन हट जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना बेटा। अब जैसे यहाँ पे नेचुरल लॉगरिथम को चेंज करोगे log बेस 10 में, तो ये हो जाएगा log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो चला जाएगा नीचे, ये हो जाएगा EA एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 इंटू R, ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम वगैरह करके निकालोगे तो T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, जिस पे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे बेटा। तो ये इसका रहा डेरिवेशन, इसको आसानी से डराइव कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, डेरिवेशन आपसे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपको डायरेक्टली इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, इस फॉर्मूले पे प्लस इस फॉर्मूले पे। क्लियर है बेटा। तो एक दो न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं, ठीक, इसका आंसर फाइंड आउट करके देखते हैं प्रॉपर। इसको अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करिएगा, ये आपका मेन फॉर्मूला है, ध्यान रखना, log K2 अपॉन K1 एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 इंटू R की वैल्यू आपको पता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दैट इज 8.314, T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। आप चाहो तो यहाँ भी सॉल्व कर सकते थे 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 करके, बट ऐसे कर लो, दोनों बेस्ट है, जैसा आप करना चाहो। ठीक, चलिए एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। NCERT एक्सरसाइज केमिकल काइनेटिक्स, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट, ठीक ना बेटा। चलिए लास्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, फटाफट आप लोग अपना नोट्स प्रिपेयर करिए, अपने क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो क्वेरी होती है वो कंसल्ट करिए बेटा। लास्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। NCERT एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन मैं पढ़ ले रहा हूँ। द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रेबल, मतलब 4 गुना, व्हेन द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन। साथ ध्यान सुनना बेटा, गिवन में आपको दे रखा है कि जब टेम्परेचर T1 293 था और टेम्परेचर हो गया 313 केल्विन, तो जो यहाँ पे K था, टेम्परेचर T1 पे जो K था वो K1 रहा होगा, और टेम्परेचर T2 पे क्या हो जाएगा, K2। तो जो K2 है बेटा वो 4 गुना हो जाता है K1 का, मतलब K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4K1। आई बात समझ में, ठीक। टेम्परेचर T1 पे क्या था, K1 था, रेट कांस्टेंट K1 था, और K2 इस टेम्परेचर पे इसका 4 गुना हो जाता है, क्वाड्रेबल। ध्यान सुनना, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रेबल when the temperature change from 293 Kelvin to 313 Kelvin. Calculate energy of activation, मतलब activation energy of the reaction assuming that it does not change the temperature.
आपको यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए कि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। आई बात समझ में? चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या था बेटा रक्षा, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन सॉरी EA एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाला फॉर्मूला बार बार माइंड में आता है, 2.303 इंटू R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। क्लियर है? लॉग बताओ K2 की वैल्यू क्या है 4K1 और नीचे पहले क्या था K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी हमें फाइंड करना है 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314, T2 कितना है 313 माइनस T1 कितना है 293 अपॉन 293 इंटू 313। क्लियर बेटा? K1 से K1 कैंसिल, क्या बचेगा log 4 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314। ठीक, ऊपर कितना बचेगा 313 माइनस 293 कितना बचेगा 293 में 10 प्लस करोगे 303 और 303 में 10 प्लस करोगे 313, मतलब कितना बचेगा 20 अपॉन 293 इंटू 313। क्लियर है सबको? log 4 की वैल्यू होती है 0.6020, log 4 की वैल्यू 0.6020 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 इंटू 8.314, 20 अपॉन 293 इंटू 313। अगर आपको मल्टीप्लाई वहाँ आ जाता है तो बेटर है, अदरवाइज अब लास्ट स्टेप, इन सबको ले आओ इधर, 20 आ जाएगा नीचे और EA की वैल्यू क्या आ जाएगी, EA इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू 20 आ जाएगा बेटा अपॉन में, ऊपर हो जाएगा 0.6020 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 293 इंटू 313। इस टोटल वैल्यू को मल्टीप्लाई करिए, 20 से डिवाइड करिए, एक्टिवेशन एनर्जी जो आएगी वो जूल में आएगी, 1000 से डिवाइड करोगे किलो जूल में आ जाएगी। आई बात समझ में? अच्छे से क्वेश्चंस पहले पढ़िए, गिवन क्या है ये देखिए, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रॉपर चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेटा। इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम, आंसर सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपका आंसर कितना आ रहा है, और चेक करिएगा NCERT एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन है, आंसर सीट से चेक करिएगा आंसर सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक ना बेटा? मैंने यहाँ तक कर दिया, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन उसके जस्ट ऊपर दिए गए हैं, वेरी हॉनेस्टली उसको सॉल्व करिए। आपका ये चैप्टर फुल्ली कवर हो चुका है। हाँ, कुछ पॉइंट्स इसमें हैं लेकिन वो सिलेबस से हटके है। ठीक, एक आपको और यहाँ पे फॉर्मूला मिलेगा, वहाँ पे P वगैरह स्टेरिक फैक्टर वगैरह से रिलेटेड, बट वो गैसियस स्टेट जब हम पढ़ रहे थे तो वो फॉर्मूला क्लास 11th केमिस्ट्री का है, बट यहाँ पे उस फॉर्मूले को केवल समझना है, यहाँ से प्रॉपरली उसे कोई रिलेशन अभी नहीं है। तो बेटा जो आज का टॉपिक है इसको अच्छे से पहले वॉच करिए, नोट्स प्रिपेयर करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। इस चैप्टर से बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आना कंफर्म है। आपका मार्क्स यहाँ से लॉस नहीं होना चाहिए, आपको फुल मार्क्स यहाँ से गेन करना है। आई बात समझ में? कॉम्पिटेटिव लेवल पे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यूनिट आपको पता होनी चाहिए, ग्राफ पता होना चाहिए, ग्राफ जरूर फोकस कर लीजिएगा। और अगर आपको फिर भी कहीं कोई डाउट होता है रक्षा बेटा, अगर कहीं कोई रिमेनिंग टॉपिक होगा तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, बट आप एक बार इन्फॉर्म करिएगा, मैं आपको उस टॉपिक को भी एक्सप्लेन करूँगा। और हाँ, एक चीज़ और, जो आपका रिमेनिंग टॉपिक रह गया है जल्दी बेटा, मैंने प्रॉमिस किया था उसका नेक्स्ट लेक्चर आपको जल्दी ही मिलेगा। जो रिमेनिंग टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सॉल्यूशन में छूट गया था, नहीं कवर हो पाया, कवर हुआ था बट उसका वीडियो नहीं अपलोड हो पाया, कुछ फॉल्ट आ गई थी उसमें जिस वजह से वो डिले हुआ, बट उसके लिए रियली सॉरी, बट वो जल्दी ही बेटा अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक, जो लोग बाकी लोग भी वॉच करते हैं प्रॉपर वीडियो, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना रिस्पांस जरूर शो करिएगा बेटा, इस लेक्चर को अच्छे से अटेंड करिए।
और क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे आंसर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, जो रिमेनिंग टॉपिक का होगा उसको कवर करेंगे। और अब बेटा जो वीडियो होगा, जो अपलोड होगा, वो वन शॉट वीडियो होगा, वो 3 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे का लेक्चर हो, कोई मैटर नहीं करता, बट आपको फुल चैप्टर क्वेश्चन आंसर के साथ कवर किया जाएगा। क्लियर ना? आपका केवल सपोर्ट चाहिए, काफ़ी अप्रिसिएशन मिलता है बेटा, बहुत अप्रिशिएट होता हूँ, एक एनर्जी मिलती है कि और अच्छे से वर्क कर सकूँ। तो प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और आप सेटिस्फाई होते हैं बेटा, तो अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करिएगा, अदरवाइज एज यू विश। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बेटा।